उन्हें देखने की हैसियत चूंकि वटोर सकते हैं, ज्यादा नहीं चाहिए, 500-600 अरब रुपए चाहिए बढ़ते पे और तुम कोई ना कोई ऐसी चीज ढूंढते हो जिसमें कोई तुम तनकीद कर सको। जैसे ही वो सीएम हाउस में घुसे थे ना, उन्होंने इश्क का जो वो था ना चोला, वो उतार के उस साइड पे रख दिया। अभी मैं जरा खिलत शाही जो पहन के और उसके शाहाना आदाब को एंजॉय कर सकूं कि इमरान खान की एक आंख जाया हो चुकी है, उनको पार्किंसन की बीमारी हो गई है, हाथ पांव कांपते नहीं लग गए, और आप 2 महीने बाद की डेट दे रहे हैं। इसे ह्यूमन बीइंग, वो एक इंसान है, वो पत्थर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, मक्का मुकर्रमा में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान तारीखी नौयत के मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत तीनों ममालिक ने मुश्तरका दिफा, इलाकाई अमन और स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। इस मुआहदे की सबसे अहम शिक ये कि तीनों ममालिक में से किसी एक रुकन मुल्क पर मुसल्लह हमला, तीनों ममालिक पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्किया ने हर किस्म की जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफाई हिकमत अमली अपनाने के अज़्म का इजहार किया है, जबकि दिफाई ताउन, इंटेलिजेंस शेयरिंग, फौजी तरबियत और इज्तमाई दिफाई सलाहियत बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। ये मुआहदा ऐसे वक्त में सामने आया है जब खित्ते की सलामती की सूरत हाल गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुकी है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ 3 बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन का एक नया मरहला है, या फिर बदलते हुए इलाकाई और आलमी हालात में एक नए स्ट्रेटेजिक बंदोबस्त की बुनियाद भी रख दी गई है? क्या इस मुआहदे के असरात सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्किया तक ही महदूद रहेंगे, या मशरिक़ वुस्ता और जनूबी एशिया की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल भी तब्दील हो जाएगी? बिलाशुबा मक्का मुकरमा का ये मुश्तरका दिफाई मुआहदा खित्ते में इज्तमाई सलामती के फ़रोग की जानिब एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है, लेकिन मुल्की सियासत भी इस वक्त किसी तूफान से कम नहीं। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर के जलसे से 27 सितंबर को इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है, जिसे बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई की तहरीक करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये लॉन्ग मार्च माजी की एहतजाजी तहरीकों से मुख्तलिफ होगा? क्या पार्टी अपनी अंदरूनी इख्तलाफात पर काबू कर पाएगी, कारकुनान को मुतहरिक कर सकेगी, और क्या हुकूमत एहतजाज से पहले मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करेगी? क्योंकि हाल ही में स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर से एक तस्वीर मंजर आम पर आई, जिसमें आमिर डोगर साहब और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी रूबरू बैठे हुए नजर आए। एक मरतबा फिर सियासी महाजर आई आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। ताहम इसी दौरान वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयानात ने सियासी माहौल को मजीद गरमा दिया है। पहले निज़ाम ढह गया है का बयान, और फिर ये कहना कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपनी आइनी मुद्दत मुकम्मल करेंगे, सियासी हलकों में मुख्तलिफ सवालात को जन्म दे रहा है। क्या ये महज गवर्नेंस में इस्लाहात की बात है, या इसके पस मंज़र में कोई बड़ा सियासी पैगाम मौजूद है? नए सूबों के क़याम, हुकूमती कारकर्दगी, गवर्नेंस और मौजूदा सियासी बंदोबस्त पर जारी बहस ने मुल्क की सियासत एक नई सिमत इख्तियार कर ली है। यही हमारे आज के टॉपिक्स हैं, जिस पर ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब, सॉलिह जाफ़र साहब और इसार राना साहब। इफ्तिखार साहब, ये जो आज तारीख़ी मुआहदा तय पाया है, यकीनी तौर पर इस मुआहदे के तय पाए जाने के बाद न सिर्फ पाकिस्तान में एक खुशी की हम लहर देखेंगे, बल्कि मिडल ईस्ट में भी अगर हम देखें तो मुश्तरका कौमी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए ये तीनों ममालिक की एक बड़ी ख़ास अहमियत हमें नज़र आती है। बट अगर हम इसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि दुनिया भर की नज़रें और फिर जिस तरीके से अमेरिका, ईरान, इसराइल वॉर हमें नज़र आ रही है, तीनों ममालिक का अब यकमुश्त हो जाना, एक पर हमला, तीनों पर हमला, सर ये मुआहदा आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट के डायनामिक्स को कितना चेंज कर देगा? बहुत ज़्यादा करेगा। देखें, ईरान का हवाला दिए बगैर ये जो मुआहदा है, मैं इस पर भी फिल वक्त तबसरा नहीं करना चाहता, तावक्त है कि मुझे इसकी मुकम्मल तफसीलात का इल्म ना हो जाए, क्योंकि ये सारे इलाके में जो इशू है वो इस वक्त इसराइल की वो जारियत है जो अमेरिका के ज़रिए वो इस इलाके में कर रहा है और ईरान को दबाव में लेके आ रहा है। ईरान अगर दबाव में आ जाता है, हम उसका हमसाया मुल्क हैं, एक बात का ख्याल रखा जाए कि ये हमसायगी बड़ी अजीब नौइयत की है, हमारे बॉर्डर्स आपस में मिलते हैं, और अगर ईरान को नुकसान पहुंचता है, वहाँ पे कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है जो सिविल वॉर में बदल जाए, या
जो अमेरिका की ख्वाहिश है कि वहाँ पे हुकूमत की तब्दीली का अमल आए और उस हुकूमत की तब्दीली के अमल में वहाँ पे आपस के अंदर झगड़ा शुरू हो जाता है, तो हम बहुत बुरी तरह वहाँ से मुतासर हो सकते हैं। आपको अभी भी लगता है कि अमेरिका के अंदर ये ख्वाहिश मौजूद है कि वहाँ पर चेंज आए? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सिर्फ यही की बात की नहीं कर रहे, वो तो ख़त्म ही करना चाहते हैं इस पूरे के पूरे ईरान को, इसके दिफाई निज़ाम को, इसके माशी निज़ाम को, इसके सियासी निज़ाम को, इसके ढांचे को तस्लीम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि हुर्मुज़ के हवाले से जो सूरत पैदा हो रही है हर आने वाले दिन में वो ख़राब होती जा रही है। सॉलिद ज़फ़र साहब, बड़ी बारीक बीनी से बहुत सारे सवालात यहाँ पर इफ्तिखार साहब ने हमारे सामने रखे हैं, जिसकी क्योंकि अभी तक तो हम सुबह से लेकर शाम तक इस चीज़ को सेलिब्रेट ही कर रहे हैं ना, लेकिन सेलिब्रेशन के साथ साथ हर चीज़ की कॉन्सिक्वेंसेस का भी हमें ध्यान रखना होगा। सर, अगर मैं थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करके चलूँ सॉलिद साहब, तो सऊदी अरब की फाइनेंसेस अगर अब मैं पाकिस्तान की आय से देखूं, हमारे POV से देखूं, टर्किश वॉर मशीनरी जो है, और फिर सर पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, सर मे बी ये अलाइज मिलकर स्ट्रेटेजिक एक बेहतरीन तवाजुन कायम करने की कोशिश करना चाह रहे हो इस खत्ते में। सॉलिद ज़फ़र साहब, देखिए जी, ये जो दिफाई मुआहदे होते हैं इस तरह के, उनके अंदर क्या छुपा होता है इसका सुराग बहुत अरसा गुजरने के बाद पता चलता है। जो सामने चीज़ें आई हैं वो तो बड़ी उम्मीद अफजा हैं, बड़ी उनसे खुशफहमी पैदा होती है, और इसमें जो कहा गया है कि तीनों मुल्क जो हैं एक दूसरे के ऊपर, अगर किसी एक के ऊपर हमला हुआ तो तीनों मुल्क ये समझेंगे कि उनके ऊपर ही हमला हुआ है जी। और यही बात पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो मुआहदा हुआ था उसका भी ये हाल मार्क बताया गया था। लेकिन इस मुआहदे की एक खूबी ये भी है कि इसमें स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के नए एस्पेक्ट को सामने लाया गया है। इसमें कहा गया है कि तरबियत का जो निज़ाम है वो भी एक ऐसा बनाया जाएगा कि एक दूसरे को तरबियत के शोबे में भी ताउन किया जाएगा। हाँ जी। इसके अलावा इसमें यह भी इसमें बताया गया है कि तीनों ममालिक इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करेंगे। तो बात इसके और भी कई पहलू हैं जो हमारे फॉरेन ऑफिस ने हमें उनकी तफसीलात बताई हैं, लेकिन मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि ये मुआहदा क्यों नागुज़ीर हो गया था, अच्छा। क्यों ज़रूरी हो गया था, ये है सोचने की चीज़। अर्ज यह है जी कि ईरान के ऊपर इसराइल और अमेरिका के हमले के बाद इस खित्ते में सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई। अगर ईरान सरनगू हो जाता तो हम इस ये मुआहदे के तक पहुँचने की पोजीशन में ही ना होते, इस सूरत हाल तक ही ना पहुँच सकते। लेकिन ईरान ने एक इंतहाई, मैं समझता हूँ कि पामर्दी से, जवां मर्दी से, अपनी जवां हिम्मती से इन हमलों का ना सिर्फ मुकाबला किया बल्कि ऐसी पोजीशन पैदा कर दी जिसमें अब पूरी दुनिया ये कह रही है कि अमेरिका को शिकस्त हो गई है और इजराइल घबरा कर एक कोने में खड़ा है। तो इस सूरत हाल ने जो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट किया है क्रिएट, वो ये किया है कि मिडिल ईस्ट के जो ममालिक इससे पहले अमेरिका के रहमो करम पे थे अपने दिफा के लिए, वो अपने आप को खुद जरा बेआसरा महसूस करने लगे। तो आइंदा आने वाले दिनों में या मुस्तकबिल में मिडिल ईस्ट के बाकी ममालिक आपको इस मुआहदे का हिस्सा बनते नजर आ रहे हैं सॉलिद साहब? नहीं, मेरी अर्ज सुनिए, मैं जो कुछ अर्ज करना चाहता हूँ आप उसमें, अब अमेरिका के इस किरदार के बाद जो जिसमें ज़ौफ़ नज़र आ रहा है, कमजोरी नजर आ रही है, इस खित्ते के ममालिक को एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर की जरूरत थी। अच्छा। वो सिक्योरिटी प्रोविजन जो है वो ये तीनों मुल्क मिलकर मुहैया करेंगे। और इत्तेफाक ये है कि इन तीनों ममालिक के ताल्लुकात ना सिर्फ इन ममालिक से बहुत अच्छे हैं जो गल्फ कंट्रीज हैं, बल्कि अमेरिका से भी इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इस अमन ये जो मुआहदा, सॉरी मेरे मुंह में हमेशा अमन ही रहती है ना, अमन का आदमियों में। अब साले जाफर साहब तो हमेशा जंग की बात करेंगे, मैं अमन की बात करता हूँ, वो भी अमन की बात कर रहे हैं। लेकिन ये हकीकत ये है कि इस मुआहदे के साथ एक चीज़ तो वाज़े हो गई कि खलीज के ममालिक को इस बात का एहसास हो गया कि उनका दिफा अमरीका नहीं कर सकता, सही पाकिस्तान करेगा। और वो जो एक अरसे से अमेरिका पे बैंक करके बैठे हुए थे, ईरान ने वो सारे ख्वाब तोड़ दिए और पाकिस्तान की दिफाई अस्करी जो अहमियत है वो अब सब खुल के सामने आ गई है। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत, मैं समझता हूँ, अजीम एक लम्हा है कि ये इस तरह ना लेके ये तीन ममालिक के दरमियान एक कोई मुआहदा हुआ है, एक्चुअली दो ममालिक ने पाकिस्तान के साथ मुआहदा कर लिया। अच्छा।
ठीक है ना, क्योंकि जिन चीजों के ऊपर मुआहदा हुआ है वो सब कुछ हमारे पास है। सही। अस्करी ताकत हमारे पास है, असलह साजी की ताकत हमारे पास है, दुनिया की बेहतरीन फोर्स हमारे पास है, दुनिया की बेहतरीन आर्मी हमारे पास है, दुनिया की बेहतरीन तरबियत देने वाले हमारे पास हैं। तो ये तो दोनों ममालिक हमसे इस्तेफादा करेंगे। हुन ये देखने की हैसियत है चूंकि वटोर सकते हैं, अगर वो वटोर लेते हैं, हमें एक्सपर्टीज़ के, हमें असले के साजी के, हमें क्या कहते हैं जो हम उन लोगों को दिफा के तौर पे देंगे, उसके बदले जो मिलता है और वो रियासत पाकिस्तान को मिलता है और आम आदमी की ज़िंदगी में उससे बेहतरी आती है, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। क्योंकि अब अगर ये सऊदीया से हमारा दिफाई मुआहदा होता है तो फिर ईरान के साथ तिजारती मुआहदों के ऊपर भी हमें एक नज़र डालनी पड़ेगी कि उनकी आगे जाके क्या पोजीशन बनती है। ठीक है, लास्टली यू वांट टू ऐड एनी कमेंट? हाँ, पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक तरफ एक न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान की शक्ल में, एक तरफ फौजी ताकत है तुर्की की शक्ल में, और एक तरफ माशी ताकत है सऊदी अरेबिया की शक्ल में, राइट? दिस इज ए गुड ग्रुपिंग, लेकिन क्या पाकिस्तान को इसका माशी फ़ायदा हो सकता है या नहीं? क्योंकि काफ़ी अरसे से हम ऐसे मुआहदे कर रहे हैं और हमें हर वक्त ये उम्मीद रहती है कि हमारे माशी हालात बेहतर हों। हमें कोई ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें 500-600 अरब चाहिए फौरी तौर के ऊपर कि हम अपने माशी हालात को बेहतर कर सकें। तब ऐसे मुआहदे आवाम के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होंगे। और अगर इस खित्ते में हम माशी तौर पर ताकत पकड़ते हैं, तुर्की फौजी ताकत रखता है, पाकिस्तान न्यूक्लियर के साथ माशी ताकत रखता है, फिर ईरान जैसे ममालिक पर इसराइल जैसे ममालिक का हमला जो है बहुत अच्छे तरीके से रोका जा सकता है। वो कोई ज़्यादा नहीं, जो इफ्तिखार भाई कह रहे हैं ज़्यादा नहीं चाहिए, 500-600 अरब रुपए चाहिए बढ़ते पे और जब उन्होंने ऐसे कहा ना अवाम की तरफ, उनका हाथ मेरी तरफ डॉलर 500-600 अरब डॉलर हर वक्त तुम कोई ना कोई ऐसी चीज ढूंढते हो जिसमें कोई तुम तनकीद कर सको। चले जी, ब्रेक के बाद आएंगे तो दोबारा कंटिन्यू करेंगे, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, हाल ही में जो आज एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद अगर हम इससे पहले वाली एक्टिविटीज़ को देखें तो वज़ीर-ए-आज़म साहब, फील्ड मार्शल और अहम वफाकी वज़रा ने उम्रे की सआदत हासिल की, जिसके बाद वो जो एक मोहसिन नकवी साहब ने बयान दिया था और उसके बाद जो चमगुइयाँ शुरू हुई थी सियासी हलकों में कि दरार पड़ चुकी है, सफ़ा फट चुका है, ऐसा लगता है कि एक पेज में दरारों की खबरें जो हैं वो खासी ख़त्म हो गई हैं। क्योंकि डेफिनेट सी बात है, इस किस्म की कोई भी इंटरनेशनल अचीवमेंट हो तो हुकूमत उसको अपनी मजबूती गर्दानती हुई हमें नजर आती है। फिर मोहसिन नकवी साहब का खुद ही अपने बयान से बिल्कुल पलट जाना कि ये सिस्टम जो है वो 5 साल मुकम्मल करेगा और जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं वो 5 साल ही, शहबाज साहब ही वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे। तो ये ऐसा लगता है कि हुकूमत को एक बार फिर से क्लीन चिट मिल गई है। सालेह साहब, ये जो कुछ भी हुआ पिछले हफ्ते में, इसका नतीजा निकला क्या? निकला तो आज ये देख रहे हम कि वो जो दरारों वाली खबरें थी, सफ़े फट जाने वाली खबरें थी, ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें ख़त्म हो गई और हुकूमत एक बार फिर से स्ट्रेंथन हो गई है। इज दैट सो? आज सुबह हमने मंजर देखा कि खाना काबा का दरवाज़ा खुला और खाना काबा के अंदर जो दाखिल होने वाली पहली शख्सियत थी वो थी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, और उनके साथ अंदर जा रहे थे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। तो इसने एक मुझे पुराना मंजर जो है ना उसकी याद ताज़ा करा दी। अच्छा। लास्ट टाइम जब ये हमने फील्ड मार्शल को खाना काबा के अंदर जाते देखा तो उनके साथ मोहसिन नकवी थे, आज वो नहीं थे। आज उनकी बजाय दूसरे हजरात वहाँ पे मौजूद थे। एक तो ये बुनियादी फ़र्क आपको इसको महसूस करना चाहिए और महसूस कराना चाहिए कि मोहसिन नकवी और वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के जलाव में खाना काबा में दाखिल होते तो वो जो बयानात और उसके बाद वज़ाती बयानात शायद उनकी ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन बहरहाल ये तो जुमला मोतरज़ा है। जहाँ तक मोहसिन नकवी साहब के बयानात का ताल्लुक है, वो बयानात किसी जगह भी उसने नहीं कहा, पहले बयान में भी नहीं कहा कि हुकूमत जा रही है, और जो बाकी के बयान कर जाना, वज़ीर-ए-आज़म का 12-12, 18-18 घंटे काम करना सिर्फ फायर फाइटिंग है। सर, ये किन किन बातों की तरफ इशारा देता है साले साहब? नहीं, मैं अर्ज करता हूँ ना जी, अगर मोहसिन नकवी साहब का ये कहना था कि ये सब कुछ किया जाए तो इसका मतलब ये हुआ जो उन्होंने दूसरा बयान दिया है कि उसके लिए मफावत हो गई है, जो कुछ वो पहले कह रहे थे। अच्छा। अब उसका ऐलान नहीं हुआ,
उसके लिए कोई तरीक़ाकार तय हो गया है, तो उसका एक मतलब ये भी हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना चाहिए कि बतौर एक सियासी हुकूमत के जो बातें मोहसिन नकवी ने पहले स्टेज पर कही थी, वो यकीनन उसके नतीजे में कुछ लोगों ने गलत मतलब अखज किया था, कुछ लोगों ने अजीब अजीब बातें करना शुरू कर दी थी। किसी को 6 महीने याद आ रहे थे, किसी को 1 साल याद आ रहा था, कोई ये कह रहा था कि अब ये उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसा नहीं है। नकवी साहब ने खुद ही फराहम किया था। नहीं, पॉइंट आपका आगे मैं जरा इफ्तिखार साहब से भी बात कर लूं। इफ्तिखार साहब, देखिए सहाफी ने तो वही तज्जिया करना है ना जो सामने से आपको खबर मिलनी है, और फिर जब आप एक जगह पर खड़े होकर स्टेज करके चीजों को जिस तरीके से हाईलाइट करेंगे वहां पे सवालात तो उठने। ये मेरा सवाल एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से ये है, थोड़ा बहुत कहते हैं किसी को डरावा देना, थोड़ा सा झटका देना, तो हम में थोड़ी सी उम्मीद जाग उठती है इस बारे में नहीं कि हुकूमत खत्म हो रही है, कोई जा रहा है कोई आ रहा है, कि चले डर के मारे ही सही है, गवर्नेंस के मामलात बेहतर तो होंगे। लेकिन जिस तरीके से जो वजाहतें जो तशरीह दी नकवी साहब ने, उसके बाद तो मुझे ऐसे लगता है कि हुकूमत को फिर एक बार फिर से खुली छूट मिल गई है, गवर्नेंस के मामलात अब जैसे मर्जी रहें, मतलब मुफाहमत का पेज एक बार फिर से जिंदा है और अब आप जो मर्जी करते फिरें। देखिए, गवर्नेंस का इशू बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है और मोहसिन नकवी ने उसकी निशानदी की है, तो बिल्कुल दुरुस्त निशानदी की है। ये चार्जशीट उन पर भी लगती है। अच्छा। कि जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उसके नतीजे क्या हैं, क्योंकि उन्होंने ऑडिट की बात की है ना वफाकी हुकूमतों की, जी जी, के तमाम उन अदारों मिनिस्ट्रीज की, तो उन पर भी होती है ना, ख़ासतौर पे जिसके वो इंचार्ज हैं, जैसे पाकिस्तानी दीवानावार चिपके होते हैं टेलीविज़न के साथ और फिर चुप करके आखिरी ओवरों में टेलीविज़न बंद करके किसी और काम में मसरूफ़ हो जाते हैं, तो जवाब तो उनको भी देना है। इट्स नॉट ए रॉन्ग थिंग। मैंने पिछले भी प्रोग्राम में कहा, पंजाब के अंदर बाकायदा एक चेक होता है मिनिस्टर्स की कारकर्दगी का हर महीने पे, और उसी हवाले से और महकमों का भी चेक होता है, होना चाहिए। बात यह है कि ये सूबे वाला मामला और उसके साथ कल हुकूमत पंजाब की तरफ से इलेक्शंस के लिए पैसों की अनाउंसमेंट 18 अरब, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छा। कुछ लोगों का ख्याल है कि सूबे बनाने से आवाम को सहूलत मिलेगी, और मेरे जैसे अहमकों का ख्याल है कि नहीं, अगर मजबूत मुकामी हुकूमतें बनेंगी तो लोगों को लोकल बॉडीज अच्छा और जल्द इंसाफ भी मिलेगा और उनके मसाइल भी हल होंगे। फिर मसला ये अप्रोचेबल हो जाएंगे ना सर ये लोग आवाम तक। एक तो अप्रोचेबल हो जाएंगे और फिर आपको अंदाज़ा करें लाखों लोग इलेक्ट होंगे। कल बात एक प्रोग्राम में कर रहा था हमारे साथ इसार कि अगर एक वक्त पे सारे मुल्क में लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात हों, लाखों लोग मुंतखब होंगे, लाखों लोग स्टेक होल्डर बनेंगे, जिसमें पीटीआई शायद इससे ज़्यादा भी हों, जिसमें पीटीआई भी होगी, पीपल्स पार्टी भी होगी, पीएमएलएन भी होगी, काफ लीग भी होगी, नून लीग भी होगी, जेयूआई भी होगी। तो तमाम लोग जब पाकिस्तान के मामलात के अंदर इतने अच्छे ओहदों पर चले जाएंगे कि वो फैसले करेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक, गवर्नेंस बुरी है, इस पे मैं सफाई नहीं पेश कर सकता एज ए सिटीजन। हमें सबको मिलकर गवर्नेंस के मामलात पे गौर करना चाहिए, और इसके लिए जब तक आप इस्लाहात नहीं करेंगे, ये गुफ्तगू करने से मसला हल नहीं होगा। तो सर इस्लाहात में आपको लगता है कि इंतजामी यूनिट्स वाला मामला नकवी साहब के बयान के बाद पसे पर्दा चला गया है? नो, इंतजामी यूनिट्स वाले मामले पे डिबेट अभी होगी। अच्छा। नक्शे नुक्शे आ गए हैं। अच्छा। नक्शों पे होगी डिबेट। मसलन आज मेरा बेटा उस नक्शों को रख के मुझे बता रहा था, बाबा इस नक्शा को जो जारी किया गया है इसमें एक पार्टी को इतनी सीटें मिलेंगी, दूसरी पार्टी को इतनी सीटें मिलेंगी। वो इलेक्शन 4 सबका इलेक्शन का रिजल्ट उन नक्शे के ऊपर चश्मा करके मुझे बता रहा था कि क्या होगा। ठीक है, लेट दिस डिबेट टेक प्लेस। लेकिन इस डिबेट में ये भी तो देखना है कि क्या मसाइल तय होंगे। ठीक, हम कहते हैं कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि नए चीफ मिनिस्टर, सेक्रेटेरिएट के वो खर्चा आएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि आप हमें मुकामी हुकूमतें दे दें। सब तजर्बे आपने कर लिए ना, सदारती निज़ाम कर लिया, मार्शल लॉ लगा लिए, आपने गैर जमाती इंतखाबात भी करा लिए, बकौल इसके आपने इलेक्शन चोरी भी कर लिया। इससे पहले भी बेनज़ीर ने एक किताब छापी थी, इलेक्शन विच वाज स्टोलन। उसके बाद ये रो रहे हैं। तो ये सारे मामला खत्म हो जाएंगे जब लाखों लोग इलेक्शन लड़ेंगे। सब रोते रहते हैं। मैं उन्होंने किताब भी छापी थी इलेक्शन विच वाज स्टोलन, और उसके पेश भी वो मोहतरमा मरहूमा बेनज़ीर ने किया था। सवाल ये पैदा होता है,
हमारे लिए क्या है? क्या 350 रुपए के टमाटर मुझे खरीदना पड़ेगा? क्या मुझे महंगी आटा खरीदना पड़ेगा? क्या मेरे बच्चे के जिस प्राइमरी स्कूल में वो पढ़ता था उस प्राइमरी स्कूल को आप प्राइवेटाइज कर देंगे तो मेरे बच्चे का मुस्तकबिल पहले कोई इतना खुशगवार नज़र नहीं आ रहा था, अब उसका क्या होगा? जिस अस्पताल में मैं छोटे से BHU सेंटर में जाता था वो भी आप दिए जा रहे हैं लोगों को कि भी वो चलाएंगे। तो ये हैं मामला इंतजामी ढांचे के जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, डिबेट होनी चाहिए और इससे ज़्यादा नहीं हो। बाकी जो मेरा दोस्त कह रहा, मेरा दोस्त कह रहा था कि वो खाना काबा से उतरते हुए लोग, हाँ ये सही कह रहा है, उस दिन एक पिक्चर में सीढ़ियों से ये दोनों इकट्ठे आ रहे थे, आज दूसरे दो इकट्ठे आ रहे थे। हाँ, ये तो इकट्ठे आ रहे हैं। ठीक है राना साहब, आपकी निगाहों में ये वजाहत तलब जो तशरीह सामने आई है नकवी साहब की, और फिर नकवी साहब का ना जाना इस इम्पॉर्टेंट दौरे पर, वो जो दूसरों का पेज फाड़ने के लिए उन्होंने एक तकरीर दी थी और तकरीर भी सियाको सबाक से उन्होंने कहा कि शायद हटकर पेश की गई क्या थी, हालांकि माशाल्लाह वो खुद एक बहुत बड़े सहाफ़ी रहे हैं अपने दौर के। तो क्या लगता है आपको फिर अब ये पेज फटा किसका है? दायम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। बिल्कुल साफ ज़ाहिर है, अगर तू नहीं होगा कोई और हो जाएगा। तो कल मोहसिन नकवी थे, आज शहबाज शरीफ थे, अगले दौरे पर अल्लाह खैर करे पता नहीं कौन हो। अच्छा, आपको ना ले जाए। नहीं, मुमकिन दौर में आप जा सकते हो, पॉसिबिलिटीज है। हाँ, पाकिस्तान में अगर ये हो सकता है कि वर्ल्ड बैंक के एक मुलाजिम को कहा जाए कि जी आप कल से पाकिस्तान के वजीर आजम है, और तो कोई भी बन सकता है। और उसके पास शनाख्ती कार्ड भी नहीं है, उसको शनाख्ती कार्ड भी दिया गया और वो आके अपने वालिदैन की कब्रें भी ढूंढता रहा, फिर और हम उसकी मैं ये नहीं कहूँगा जो तुम कह रहे हो, बाद वो उसको कब्रों की निशानदेही करवाएगी। और आपको पता है कि उन्हें शलवार में इजारबंद बांधना नहीं आता था तो गैलस लगाते थे। यार ये तुम्हें काफी ऐसी अंदरूनी इत्तलात होती हैं जो बहुत अजीब किस्म की हैं, पब्लिक प्लेसेस पे ऐसी बात ना किया करो। बात ये कि क्या कहते हैं, मेरे साले जाफर भाई अगर इस बात पे खुश है कि हमारा शहबाज शरीफ उनके साथ था, तो मेरा सवाल है कि भाई अभी वो हटे थोड़ी है, भाई उन्होंने जाना है, और किसने जाना है? जब कोई हट जाएगा तो फिर कोई और चला जाएगा। तो ये जो एक पेज हमने लगाई होती है, जब कोई भी हुकूमत, ये मेरी बात याद रखिएगा, जब कोई हुकूमत ये कहती है ना मैं एक पेज पे, इसका मतलब होता है कि वो कमजोर पोजीशन पे है। अच्छा। कभी कम ताकतवर कोई कहने की जरूरत नहीं होती कि मेरे साथ कोई ताकतवर खड़ा है, कमजोर कहता है जी मेरे साथ वो भी खड़ा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि वो बहुत कमजोर आदमी है। और पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क है जहां पे ये इस्तेलाह इस्तेमाल होती है। कभी आपने ट्रंप को सुना है कि उसने कहा कि हम एक पेज पे हैं, या कभी मोदी ने कहा हो या किसी और ने कहा हो? ये जरूरत सब पाकिस्तान में पेश आती है एक पेज की। ट्रम्प ने कहा है इसराइल के बारे में कि वो और इसराइल एक पेज पे, हाँ वो एक पेज पे है ना, वो एक पेज पे है। अदरवाइज तो रात ट्रंप जो है अपने दिफाई मुशीर पे बहुत चीखा है कि जी हमारे मिसाइल कैसे कम हो रहे हैं और ये और वो। सो मैं ये कह रहा हूँ, ये छोड़ दें एक पेज फटा है कि नहीं फटा है, ये छोड़ दें कि एक पेज। मेरा सवाल ये है कि अगर वजीर दाखिला ये कहता है कि पाकिस्तान का निज़ाम फेल हो चुका है, तो इसके जिम्मेदारों को सोचना चाहिए कि 80 साल में हम कोई ऐसा निज़ाम क्यों नहीं दे सके जिसे हम ये कहें कि ये कामयाबी से चल सकता है, या क्या कहते हैं इसको कामयाबी से चलाया जा सकता है। और एक जुमला बस सुनने, मैं कल भी मैंने कहा था और इफ्तिखार भाई ने मेरी तायद की थी, मुल्क चलते हैं अवाम के पेट से, उनका पेट भरा होना चाहिए। अगर उनका पेट भरा नहीं है, आपने चांद को फतह कर लिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे, 100 में भी तना थे, एक में भी अकेले। तुम्हारी वो मिसाल ज्यादा बेहतर थी कि जो रूस तबाह हुआ, वो इसलिए तबाह नहीं हुआ कि उनके एटम बम नहीं थे या मिसाइल नहीं थे या फौजी, इसलिए कि वहाँ पे भूख इतनी हो गई थी कि फैसला हमने अपने अवाम का सोचना चाहिए। चले बस ठीक है, सीरियस वैसे क्यों कर लेना चाहिए इसको मैं मजीद थोड़ा सा और डिस्कस करूंगी। पेशावर जलसे के बाद पीटीआई ने लॉन्ग मार्च का जो है ना वो ऐलान कर रखा है। अब ये लॉन्ग मार्च जो है क्या वाकई अलार्मिंग हो सकता है सिटिंग गवर्नमेंट के लिए? आफ्टर द ब्रेक स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर में बेहतरीन जलसा तो कर लिया, लेकिन इसके बाद जो कारकुनान को एक कॉल की इंतजार थी उसके हवाले से भी ऐलान तो आया, लेकिन ऐलान आया 27 सितंबर का। शायद कि कारकुनान इससे पहले की किसी कॉल के मुंतजर थे। अच्छा, इसके ऊपर पार्टी के अंदर से तो अभी कुछ इतने शुकूक शबात या तहफ़्फ़ुज़ात, इस सवालात मंजर-ए-आम पर नहीं आए। बहरहाल जो बानी पीटीआई की बहन है हमशीरा है हलीमा खानम साहिबा, उन्होंने कहा कि मैं तो हैरान और परेशान हूँ कि इन्होंने इतनी आगे की डेट क्यों दे दी। अब मसला यहाँ पर ये आता है कि जहाँ पर आपने
कारकुनान को मुत्तहिद करना है। वहां पर अगर इस किस्म की स्टेटमेंट सामने आएंगी तो लॉन्ग मार्च के लिए आप कारकुनान को किस तरह से, वो कहते हैं कारकुनान को एक पेज पर किस तरीके से लेकर आएंगे। इफ्तिखार अहमद साहब, ये जो सिचुएशन हम देख रहे हैं पीटीआई के जलसे की, एक तो ये 27 सितंबर की तारीख आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती, क्यों इतनी दूर जाकर दी गई, और दूसरा ये कि सर यहाँ तारीख थी, वहां पर आमिर डोगर साहब और तारिक फजल चौधरी साहब की मुलाकात हो जाती, मुझे तो ये समझ नहीं आता। देखिए, ये जो मुलाकातों का आप हवाला कल से दे रहे हैं ना, हाँ। बहुत अच्छी चीज़ है। ये पहली दफ़ा मुलाकात नहीं हुई। स्पीकर के चैम्बर में माजी में भी ऐसी मुलाकातें हाँ। हैं, और एक मुलाकात तो इतनी पॉजिटिव हो गई थी कि डेट का तयन करना था नए इलेक्शन का, और डेट के ऊपर बात हो रही थी। और जब वो कमेटी गई अपने लीडर से मिलने के लिए, तो लीडर ने इत्तेफाक नहीं किया डेट से। यानी इस हद तक गुफ्तगू चल रही थी। और ये बात याद रखिएगा कि हमेशा शहबाज शरीफ ने उनको ऑफर किए कि लेट अस सिट डाउन एंड टॉक। ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पीटीआई वाले कहते हैं संजीदा नहीं है। वो सुने ना, पीटीआई आप कह सकती हो वो संजीदा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा। इससे दे आर ए पॉलिटिकल पार्टी, और वो एक नौजवानों की पार्टी है। ही इज़ द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। यानी इस उम्र में मुझे पत्थर चलाया करता था, पत्थर मारा करता था, और थानों में थानों में मार खाया, बसों को आग लगाई, थानों में मार खाया करता था। तो वो तो बड़ा खुशकिस्मत है कि उसको एक सूबे की वजारत आला मिल गई है। वो चाहे तो उस सूबे की किस्मत बदल सकता है, ये मैं यकीन रखता हूँ, क्योंकि टूरिज्म की जितनी सलाहियत उस सूबे में है बाकी सूबों के पास नहीं है। और वो नौजवान है, लेकिन आपस में वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उसी जलसे में एक आदमी ने कहा किसी के बारे में कि अरबों रुपया खा गया। तो ये उनकी बदकिस्मती। बाकी नहीं, 27 सितंबर देखें, ये उनका इंटरनल अफेयर है। वो बेहतर जानते हैं, तुम्हारे मेरे और ये जो बैठा हुआ है हमारे साथ इसार राना, हम ऐसे बैठ के यहाँ पे फिलोसोफर बन जाते हैं। वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको मुश्किलात का पता है कि उन्होंने किस इलाके में कब जाना है, लोगों से रब्ता कैसे करना है, लोगों को मोटिवेट कैसे करना है, और उसके लिए उनको टाइम फ्रेम क्या चाहिए। उनके ख्याल में 27 सितंबर तक उनको टाइम फ्रेम चाहिए, इसलिए वो कर रहे हैं। और अगर वो करते हैं विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क और पीसफुल करते हैं, दैट इज़ देयर फंडामेंटल राइट। अच्छा, हमने देखा है कि जब जब पीटीआई को पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहती है या लॉन्ग मार्च करना चाहती है, हुकूमत खुद अपनी ही हरकतों सकनात से सर उसको जो है ना वो एक अलग मोड़ दे देती है। इफ्तिखार साहब की बात अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ तक तो बिल्कुल दुरुस्त है कि उनको पता है कि सर हमने स्ट्रीट मूवमेंट करनी होगी, लोगों को मोबिलाइज करना होगा, लोगों को चार्ज करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। पर ये बात रीमा खानम साहबा को क्यों नहीं समझ आ रही? देखें, सुहेला अफरीदी साहब ने जो 27 सितंबर 2030 का ऐलान किया है, क्या कहते हैं, लॉन्ग मार्च का, तो उसमें तो अभी मेरे ख्याल कोई 7-8 साल मौजूद हैं। 2030 का रिसर्च क्या हो गया आपको? 2026 में मार्च हो रहा है। ये इस साल का है, 27 सितंबर की बात इस साल का है। जी। अच्छा, मैं आई एम सॉरी, ये हालात हैं ख्वाजा, हमारे इंतहाई सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं जो इस मुल्क में पूरी पॉलिटिक्स के ऊपर तब से करते हैं, ये हालात। देखिए, मैं यही समझा कि 2030 का है, क्योंकि तब तक जरा मौज मेला कर लेते, लाइफ को एंजॉय कर लेते, हेलीकॉप्टरों की सैर कर लेते, गाड़ियों, वही मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा शायद उन्होंने को 30 तक का टाइम दिया कि 4-5 साल वेट कर लो, तो आप ही कोई चीजें ठीक हो जाएंगी। अदरवाइज तो ये कि इश्के इमरान का तकाजा तो ये था कि वो एक दिन भी वो सीएम हाउस में ना बैठते। ये डिबेट अलग है कि सीएम की जिम्मेदारियां क्या हैं और उसे क्या करना चाहिए। लेकिन ये डिबेट अलग है कि इश्क के मारे जो होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जैसे ही वो सीएम हाउस में घुसे थे ना, उन्होंने इश्क का जो वो था ना चोला, वो उतार के उस साइड पे रख दिया था कि ये मैं बाद में पहन लूंगा, अभी मैं जरा खिलत शाही जो पहन के और उसके शाहाना आदाब को एंजॉय कर सकूं। ठीक है, अदरवाइज भाई आप ये कहते हैं 2 महीने बाद आप वो करेंगे। अब यार मुझे एक बात बताएं कि पीटीआई तो क्लेम ये करिए, ये खुद क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान की एक आंख जाया हो चुकी है, उनको पार्किंसन की बीमारी हो गई है, हाथ पांव कांपते हैं, नहीं लग गए, और आप 2 महीने बाद की डेट दे रहे हैं। पार्किंसन की बीमारी वाली बात पहली दफा तुम कर रहे हो। जी मैं कह रहा हूँ, इट्स वेरी सीरियस थिंग। यस, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग एंड आई ओन इट and I own it. It is because of the age factor. और ये I don't know why. ये सर ये लेकिन ये है, अच्छा, ये कि इमरान खान के हाथ में रशा आ गया है और उनके हाथ में, और ये ही 75 प्लस यार, ही इज ए ह्यूमन बीइंग, वो एक इंसान है, वो पत्थर नहीं है। जिस दिन से तुम वजीर आला बने हो उस दिन से वो कहते तन्हाई में, जरा काउंट कर ले, सीएम को बने हुए 8 माह हुए,
8 माह हो गए इमरान खान की क्या नाम है नजरबंदी को, कहते तन्हाई को। तुमको इसमें रिलेशनशिप को क्रिएट करना चाह मैं रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ ये कोइंसिडेंट भी हो सकता है, लेकिन है तो सही ना कि 8 माह आपकी वजारत को हुए, 8 माह उनकी कहते तन्हाई को हुए। तो आप ये कैसे उसको मौका दो उस आशिक कितना को 6 साल और दे दे मौका, वो 8 साल का मौका दे, 27 सितंबर तक तो दो। बाकी बात ये है कि देखें इसमें एक चीज जो पॉजिटिव उनके लिहाज से है ना, वो ये कि दे आर वेटिंग। उन्हें ये लगता है कि हुकूमत और फैसला साजों में कुछ गड़बड़ हुई है और ये सीरियस बात है। सर आप दोनों तो लाहौर में बैठे हैं, साले साहब बैठे हैं इस्लामाबाद में, उनका आना जाना जरा ज्यादा होगा ताकतवर तरीन शख्सियत के पास। साले साहब इस हफ्ते में आपकी कोई मुलाकात हुई किसी ताकतवर तरीन शख्सियत से और उसने बताया हो कि लॉन्ग मार्च या धरने से पहले पहले हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो तय पाए जा सकते हैं? मेरी भी एक बहुत ताकतवर तरीन शख्सियत से मुलाकात हुई है और उसने ये कहा कि मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई। तो गुजारिश ये है कि ये सब कहानियां हैं, किससे हैं राणा साहब? 50 दिन हैं, 50 दिन में देयर आर सो मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड द लिप्स, तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो अभी सकता आपने है। मुज़ाकरात की बात शुरू हुई, ये रोजाना चीफ व्हिप जो हैं आमर डोगर साहब, उनकी मुलाकात होती है डॉक्टर तारक फजल से। रोजाना ये बैठ के इकट्ठे खाना खा रहे होते हैं, रोजाना ये स्पीकर के चैम्बर में मौजूद होते हैं। यही नहीं होते, इनके दूसरे साथी भी वहाँ मौजूद होते हैं। तो इसको ये कहना कि ये मुज़ाकरात होंगे, ये दरअसल एक पैगाम है कि एक तरफ से ये काम भी शुरू हो गया है कि अब इनके मुज़ाकरात का जो रास्ता है उसकी राह हमवार हो रही है। 50 दिन दिए इसलिए गए हैं कि जनाब आप हो सकता है कि वो जो ये लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं उसकी नौबत ना आए, उससे पहले ही कुछ मामला तय हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक लॉन्ग मार्च की सकत का ताल्लुक है, तहरीक इंसाफ आज से 5 साल पहले जितनी कुव्वत या ताकत में थी, जो 4 साल पहले थी, जो 3 साल पहले थी, जब 26 नवंबर हुआ था, आज उसके मुकाबले में उसकी ताकत बिल्कुल आधी रह गई है, आधी से भी कम रह गई है। इसलिए उसे ये तवक्को करना कि वो बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ देगी, इस्लामाबाद आ जाएगी, मैं नहीं समझता कि ये मुमकिन हो। अगर कोई ये कहता है कि सिग्नल मिला है, तो जनाब जहाँ से सिग्नल मिलने हैं वहाँ से कोई तब्दीली की कोई खबर, कोई झलक अभी तक दिखाई नहीं दी। बाकी ठीक है, आप किस्सा कहानियाँ सुनाने और बनाने के लिए जो कुछ मर्जी कहते रहे। राणा साहब बैठे हुए हैं, इफ्तिखार साहब से आप पूछ लें कि ये इस तरह के किस्से कहानियाँ कब से हम सुन रहे हैं और ये कब तक ये सुनाते रहे। साले जाफर साहब, मैं आपका बहुत पुराना फैन हूँ, मैं आपको बहुत पुराना फॉलो कर रहा हूँ। सितंबर को कुछ नहीं होगा, 27 दिसंबर को भी कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल आराम और चैन से रहिए, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल संजीदगी से बता रहा हूँ कि इस्लामाबाद में खौफ व हरास पैदा हो जाता है जब इस तरह की कॉल दी जाती है कि हम डी चौक पे हमला करेंगे। इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल है बाबा, यहाँ पर डिप्लोमेट्स रहते हैं, यहाँ पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। आप इस्लामाबाद पे हमला करना इतना ही आसान समझते हैं। यही वजह है कि लास्ट टाइम इन्होंने बहुत टफ टाइम दिया ताकि ये आइंदा इस तरह की जरूरत न करे। मैं आपको आज के आपके प्रोग्राम को गवाह बना के रखिएगा कि 27 सितंबर को कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा, कोई इस्लामाबाद के दरवाजे तक नहीं पहुंचे। उससे पहले ही हुकूमत चली जाएगी। ठीक कह रहे हैं साले जाफर साहब। इफ यू वांट टू ऐड एनी कमेंट। खुश रहिए, ये खुशफहमी बहुत अच्छी है, ये खुशफहमी बहुत अच्छी है कि हुकूमत उससे पहले चली जाएगी। बिल्कुल ठीक आपने कहा, और हुकूमत अगर ना गई तो फिर आपकी आंख खुल जाएगी और आप बेदार हो जाएंगे। जी जी, इफ्तिखार साहब आप कुछ कह रहे थे। बात यह है कि जी आप जो इशू हैं वो वाकई बड़े गंभीर हैं, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए सारे के सारे मामलात को रिजॉल्व कर लिया जाए तो ये बेस्ट रहेगा और ये अपना होना चाहिए। क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये मुल्क आपका भी है, मेरा भी है, ये पीटीआई वालों का भी है, पीपल्स पार्टी वालों का भी है। अगर खराबी होती है तो जब अनारकी जन्म लेती है तो वो ये नहीं देखती कि इस गली में पीटीआई का घर किसका है, पीपल्स पार्टी का किसका है, जेयूआई का किसका है, अपना टीएलपी वाले कौन है, ये नहीं देखती। फिर वो एक नुकसान होता है और सबका होता है। हमें किसी भी नुकसान से बचने के लिए संजीदगी के साथ ये मुतालबा करना चाहिए कि जो इलेक्शन का प्रोसेस है, मैं बड़े मज़े की बात करूँगा, एक छोटी सी मैं तजवीज़ देता हूँ, कोई मेरी नहीं मानता। फॉर्म 45 में लिखा जाता है 1100, वो वोट लिखे होते हैं, उस पर लिखा जाता है A1100। मैं कहता हूँ जिस तरह चेक पे हम लिखते हैं 1100,
हम चेक पे लिखते हैं 1100। जी वो सिर्फ फॉर्म 45 के अंदर अगर एक ये बुनियादी तब्दीली कर दी जाए, आप यकीन करें आधी बहस तो वहीं ख़त्म हो जाएगी। सही, बहुत छोटी सी बात है। सही, और ये सही, क्या सही। करना क्या है, सिर्फ इलेक्शन रूल्स जो हैं उसमें एक तरमीम करनी है। ये काम है सियासी जमातों का कि वो तरीका कार इवॉल्व और अपने करें। नाजरीन की रहनुमाई के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज बोल दूं, एक न्यूमेरिकल हम डिजिट लिखते हैं ना 1100 जिसका हवाला इफ्तिखार साहब दे रहे हैं, उसी को ही एक्सप्लेन करके वो ये बोल रहे हैं कि आप उसको 1100 लिख देंगे तो उसको कोई थाउजेंड्स या किसी और चीज में Yes. कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। मतलब ये छोटी सी चीजें और अगर किसी ने लिख दिया 1100 ये सियासी जमातों को चाहिए बहुत चला। कि सियासी जमातों को चाहिए कि वो इस किस्म की तजावीज लाएं। ठीक है। तो वरना तो फिर हर इलेक्शन मजाक बन जाएगा, ठीक कोई है। भी इलेक्शन काबिल कबूल नहीं होगा। अब ये जो कश्मीर में इलेक्शन हुए हाँ। हैं, मैं इसके खिलाफ था कि आपने 3 किस्तों में कराए, ठीक है, आप बैलेट पेपर को बंद रखते और एक ही दिन काउंट करते ताकि इन्फ्लुएंस होता। 10 को होने हैं तो साफ है कि ऑलरेडी एक मैसेज बात जा चुका है कि ठीक कौन है। सी जमात इक़्तिदार में तकरीबन आ गई है। तकरीबन आ चुकी तो है, बिल्कुल। फिर जो 10 का जो इलेक्शन है वो वो अलग बात है ऑलरेडी कि आज भी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि मुल्तवी 10 अगस्त को जो होने वाले इंतखाबात उसमें सिर्फ 4 हलकों के इलेक्शंस होंगे। एनीवेज आज़ाद कश्मीर का जाहिर सी बात है आने वाले इंतखाबात के नताइज जो हैं वही सेट करेंगे। बहरहाल साले साहब वर्ड दे चुके हैं कि 27 सितंबर को उन्हें कोई धरना धुरना या कोई इस्लामाबाद पर अटैक करता हुआ नजर नहीं आ रहा। इफ्तिखार साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, हमें वक्त देने के लिए, हमें याद रखने के लिए, अपने छोटों को, अपने बच्चों को। राना साहब, साले जफर साहब, इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।